हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। और दिनांक 24 मई 2021, तो यहाँ 23 लिख गया है, ठीक है, तो उसे नजरअंदाज करें। 24 मई 2021 की सभी खबरों को लेकर के मैं हाजिर हूँ। तो डेली आप मेरे साथ जुड़े और अपनी तैयारी को इस कोरोना काल में भी रेगुलर बनाए रखें, ताकि हम अपने मस्तिष्क को अन्य कामों में लगा करके चिंता से मुक्त हो सके और इसके साथ हमारी तैयारी भी चलती रहे, क्योंकि व्यवस्थाएं एक ना एक दिन तो सुधरेंगी और उसी दिन का इंतजार हमें करना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले गुलदस्ता करंट अफेयर्स का अंक, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, वो आपके आरएस जंक्शन ऐप पर अवेलेबल है। आप चाहें तो इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसका लाभ उठा सकते हैं। पूरा अप्रैल माह का जो करंट अफेयर्स मैंने पढ़ाया है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में 35 रुपए की इस बुक में, ये वहां पर अवेलेबल है। तो ज्यादा से ज्यादा छात्र जो है इसका लाभ उठाएं, ताकि आप रिविजन करने में आसानी आपको रहे। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। दोस्तों, लगातार हम अलग अलग बीमारियों के बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और इसी क्रम में एक और नई बीमारी जो है वो अभी सामने आई और इसका नाम है व्हाइट फंगस। तो हाल ही में कुछ मरीजों में जो है व्हाइट फंगस नामक एक बीमारी जो है वो पाई गई है। व्हाइट फंगस बीमारी का कारण क्या बताया गया है? ये भी एक फंगल रोग है, ठीक है, और कैंडियोसिस नामक एक फंगस जो है उसकी वजह से ये रोग होता है। तो म्यूकरमाइकोसिस की वजह से जो है आपका ब्लैक फंगस हो रहा था, और यहां पर कैंडियोसिस की वजह से जो है ये व्हाइट फंगस होता है। ध्यान रखिए, दो शब्द है यहाँ पर, एक कैंडिडा ऑरिस और एक कैंडियोसिस। तो कैंडिडोसिस जो है ये सही है, कैंडिडा ऑरिस अलग है। तो कैंडिडियोसिस की वजह से जो है आपके ये व्हाइट फंगस नामक बीमारी देखने को मिल रही है। यहां तक कि कुछ मरीज ऐसे भी पाए गए हैं जिनमें ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस दोनों एक साथ मिले हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो राज्यों को ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस को रोकने के लिए और महामारी घोषित करने के लिए केंद्र कर रहा है, लेकिन इसी बीच में कैंडियोसिस या व्हाइट फंगस के कुछ मामले सामने आए हैं। कोविड-19 रोगियों में व्हाइट फंगस होने का खतरा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि व्हाइट फंगस भी जो है फेफड़ों को ही प्रभावित करता है, और कोविड-19 के मरीजों के फेफड़े पहले ही कमजोर हो जाते हैं। तो इसीलिए ये पता भी नहीं चल पाएगा कि वो कोरोना से ग्रसित है या व्हाइट फंगस से, और व्यक्ति समझेगा मैं कोरोना से ग्रसित हूं, और इसी दौरान वो व्हाइट फंगस से ग्रसित हो जाएगा, क्योंकि दोनों में लक्षण फेफड़ों से ही जुड़े होते हैं। व्हाइट फंगस या कैंडिडियोसिस एक कवक संक्रमण है जो कैंडिडा नामक खमीर के कारण होता है। और ये जो इस रोग के जो रोगाणु हैं ये ज्यादातर कहां पाए जाते हैं? ये हमारे त्वचा और शरीर के आंतरिक हिस्सों, जैसे कि मुंह में, गले में, आंत में, या फिर जो जननांग होते हैं, ऐसी जगह पर ये मौजूद होते हैं। हालांकि यदि ये नियंत्रण से बाहर हो जाए तो शरीर में और अधिक आंतरिक हिस्सों में ये पहुंच जाता है और एक गंभीर संक्रमण का कारण ये बनता है, खास करके हमारे फेफड़ों में। ज्यादातर संक्रमण का जो सबसे सामान्य प्रजाति इसकी है वो है कैंडिडा एल्बिकॉन। तो कैंडिडोसिस की एक और प्रजाति है कैंडिडा एल्बिकॉन, उसकी वजह से ये ज्यादा होता है। ब्लैक फंगस की तरह ही व्हाइट फंगस भी कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, पहले से मौजूद चिकित्सा समस्याओं, हाल ही में गुर्दा प्रत्यारोपण करवाने वाले या मधुमेह जैसे पीड़ित रोगियों को ज्यादा मात्रा में प्रभावित करता है। तो यह है कैंडिडोसिस से होने वाला व्हाइट फंगस, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूएनएफसीसीसी अर्थात यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का COP26 आयोजित किया जाएगा ग्लासगो, जो कि स्थित है स्कॉटलैंड में, ठीक है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसका आयोजन होगा नवंबर 2021 में, और इसी के लिए ब्रिटेन की अध्यक्षता के लिए COP26 पीपल्स एडवोकेट चुना गया है, एक व्यक्तित्व को, जो है डेविड एटनबरो। डेविड एटनबरो एक प्रसिद्ध प्राकृतिक इतिहासकार हैं और काफी वृद्ध भी हो चुके हैं। तो इन्हें जो है लोगों के एडवोकेट के रूप में, पीपल्स एडवोकेट के रूप में COP26 में नामित किया गया है ब्रिटेन की ओर से। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन जो है उसमें ये अध्यक्षता करेंगे ब्रिटेन की। प्रसिद्ध संरक्षणवादी सर डेविड एटनबरो को वैश्विक नेताओं, प्रमुख निर्णय निर्माताओं और आम जनता को जलवायु कार्रवाई के महत्व के प्रति जागरूक करने, मौजूदा प्रगति पर वार्ता करने और COP26 के दौरान लिए जाने वाले निर्णयों और कार्रवाइयों को उजागर करने का काम जो है
वो सौंपा गया है। तो ये काम वो यहां पर करने वाले हैं। इसके अलावा कोप 26 पीपल एडवोकेट के रूप में 95 वर्षीय डेविड एटनबरो अगले जो 6 माह है उनमें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के दौरान वैश्विक नेताओं को संबोधित करेंगे। इनमें कौन कौन से कार्यक्रम सम्मिलित है? जून में जो कार्निवल इंग्लैंड में G7 शिखर सम्मेलन होगा वहां पर भी ये जाएंगे और सभी नेताओं को राजी करेंगे कुछ मुद्दों पर, जिससे कि जलवायु का संरक्षण किया जा सके, प्रकृति का संरक्षण किया जा सके और हमारी जो वर्तमान समस्याएं हैं उनका भी निदान हो सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्रिकेट से जुड़ा प्रश्न है। विजडन जो कि एक प्रतिष्ठित पत्रिका है क्रिकेट की, उसके द्वारा हाल ही में ऑल टाइम भारतीय टेस्ट 11 का चयन किया गया और इस टेस्ट 11 के कप्तान के रूप में चयनित किया गया है विराट कोहली को। तो विराट कोहली को बनाया गया है टेस्ट 11 का कप्तान। चलिए इस पर और अधिक बात कर लेते हैं। क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है विजडन को। कभी भी कोई पूछे तो बता देना क्रिकेट की बाइबल कौन सी पत्रिका है? विजडन पत्रिका। और इसने आईसीसी रैंकिंग के हिसाब से अपनी ऑल टाइम भारतीय टेस्ट 11 चयनित किया, मतलब अब तक के जितने भी खिलाड़ी हैं उनमें से 11 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। कप्तान विराट कोहली है। सलामी बल्लेबाजों की बात करें तो सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़ को ओपनर के रूप में चुना गया है। तीसरे और चौथे नंबर के लिए चेतेश्वर पुजारा और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर है। 5वें नंबर पर कप्तान विराट कोहली को चुना गया है। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी को इस टीम में जगह नहीं दी गई है। विकेट कीपर के तौर पर युवा ऋषभ पंत को चुना गया है। तो यहाँ पर आप कंप्लीट जो इसकी डिटेल है वो देख सकते हैं कौन कौन से खिलाड़ी हैं। सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, चेतेश्वर पुजारा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ऋषभ पंत। इसके बाद कपिल देव एकमात्र जो फास्ट बॉलर है। फिर आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अनिल कुंबले और जसप्रीत बुमराह। इन खिलाड़ियों को जो है इसके लिए चुना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों लगातार बहुत से शोध जो है चलते रहते हैं पृथ्वी के रहस्यों को जानने के लिए, और ऐसा ही एक शोध जापान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में किया है, जिससे उन्होंने महासागर में सर्वाधिक गहराई पर, मतलब जो महासागरीय तल है, ठीक है, उसके नीचे सर्वाधिक गहराई पर एक ड्रिल किया है। 8000 मीटर से भी अधिक की गहराई में, महासागर में 8000 मीटर से भी अधिक गहराई में उन्होंने 35 मीटर का एक ड्रिल किया, जो अब तक का समुद्री तल से सबसे गहरा ड्रिल जो है किया गया। दरअसल उनका जहाज यहां पर था, ठीक है, यहां से केबल के माध्यम से उन्होंने एक ड्रिल मशीन को नीचे उतारा और उस मशीन ने जाकर के और वहां पर जो है ये छेद करने का काम किया है। ठीक है, तो जापान के तट पर काम कर रहे शोधकर्ताओं की टीम ने प्रशांत महासागर में किसी भी महासागर के किसी भी छेद से पहले गहरे छेद में या गहराई पर जो है ये ड्रिल किया है। तो प्रशांत महासागर के माध्यम से लगभग 5 मील की दूरी पर एक विशाल पिस्टन कोरर नामक एक लंबी पतली ड्रिल को उतारा। नाम क्या है? पिस्टन कोरर। तो पिस्टन कोरर नामक एक ड्रिल मशीन है जिसको नीचे उतारा गया और इसने जो तलछट थी उसमें केवल 37 मीटर गहरी खुदाई की। तो 37 मीटर भी कम नहीं होती है, बहुत बड़ी बात है। पानी के नीचे 8 किलोमीटर के दबाव के नीचे जाकर वहां खुदाई करना काफी मुश्किल काम होता है। क्यों किया? क्योंकि इस साइट पर 2011 में 9.1 परिमाण का एक भूकंप आया था, जिसको हम तोहोकू ओकी भूकंप कहते हैं, और उसका जो ऊपरी केंद्र है वो यहीं पर इसके पास में ही स्थित था। ठीक है, जिसकी वजह से फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र तबाह हो गया था। फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र को सुनामी ने तबाह कर दिया था, क्योंकि यहां से एक सुनामी उठी थी जिसने ये काम किया था। तो इस भूकंप का कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि भविष्य में ऐसे भूकंपों को आने पर, भूकंप को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन पहले से ही जो है उसका पता लगाया जा सके। तो इस क्षेत्र में जो तलछट है उसका अध्ययन करके, और यही प्रयास है कि प्राचीन भूकंप का इतिहास इस क्षेत्र का क्या रहा है और भविष्य में कब इनके आने की संभावना हो सकती है। अगर हम पृथ्वी तल की बात करें, पृथ्वी के तल पर या जो महाद्वीप है उनके तल पर सबसे गहरा छेद तो रूस के सुदूर उत्तर में प्रसिद्ध कोला सुपरद्वीप बोरहोल एक किया गया था 1989 में, जो कि 12,262 मीटर लंबाई का था, और ऊर्ध्वाधर गहराई में सीधा ये बोरहोल किया गया था 12,262 मीटर। तो ये अब तक का 12 किलोमीटर लंबा सबसे गहरा गड्ढा जो है वो किया गया है रूस में, जबकि समुद्री तल पर सबसे गहराई पर हाल ही में जापान ने एक छेद किया है। चलिए राजस्थान का भी एक प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों हाल ही में राजस्थान में अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना को जो है मंजूरी दी गई है। इसका घोषणा बजट में की गई थी और लगभग 5,000 छात्रों को प्रत्येक वर्ष इसका लाभ मिलेगा। तो आइए जानते हैं क्या है ये योजना। प्रदेश के जो विभिन्न आरक्षित वर्ग हैं, ठीक है, उनके कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों को राज्य सरकार अपने घर से दूर शहरी क्षेत्रों में रहने के लिए आवासीय सुविधा वाउचर उपलब्ध कराएगी। तो सरकार ने एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये योजना लागू की है। इसके लिए लास्ट ईयर की परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक हासिल करने वाले कुल 5,000 छात्रों को मेरिट के आधार पर वर्ष में 10 माह के लिए डीबीटी वाउचर उपलब्ध होंगे और इन डीबीटी वाउचर के माध्यम से वे जो रहने के लिए जो है व्यवस्था अपनी कर पाएंगे। तो जिला मुख्यालय पर जो संभागीय मुख्यालय है वहां पर 7,000 रुपए, जबकि अन्य जिला मुख्यालयों पर 5,000 रुपए उनको मिलेंगे। राज्य बजट 2021-22 में की गई घोषणा के क्रम में अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना को लागू किया गया है और राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के जो नियमित छात्र हैं केवल वे ही इसके पात्र होंगे। और जो छात्र संचालित आवासों में विभिन्न विभागों के जो आवास संचालित है, जो छात्रावास है, उनमें अगर रह रहे हैं तो उनको इसकी पात्रता नहीं है। केवल वे छात्र जो रेगुलर है, स्नातक या स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे हैं, 75 वर्ष से जो है 75% से अधिक अंक उन्होंने पिछली परीक्षा में पास किए हैं, प्राप्त किए हैं और इसके अलावा वे एक विशेष वर्ग से जुड़े हुए हैं, उन्हीं को ये व्यवस्था की गई है ताकि वे अपना अध्ययन जारी रख सकें। तो दोस्तों ये है आज के हमारे करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की। एक विशेष वीडियो जिसमें हमने भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों पर चर्चा की है, उसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है, तो वहां से आप उसे पढ़ सकते हैं और इनके नोट्स भी मैं RS जंक्शन एप्लीकेशन पर अवेलेबल करवा रहा हूं सभी के, ठीक है। तो आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सभी क्लासेस, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।